सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, एमपी वर्ग 3 के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग वो प्लेलिस्ट में जा करके और वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा और भी अलग अलग प्लेलिस्ट भी हैं, तो आप लोग अलग अलग प्लेलिस्ट में जा करके अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन जो एमपी वर्ग 3 के लिए आपको वीडियो देखना है, वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए आज के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और आप किसी भी स्टेट की जो टीईटी है उसकी तैयारी कर रहे हो तो संस्कृत पेडागोजी लगभग सेम ही है, तो आप लोग ये वीडियोस देख सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। एक कुशल संस्कृत अध्यापक को सर्वाधिक क्या होना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए, सर्वप्रथम शिक्षण योजना बनानी चाहिए, या फिर कक्षा में प्रवचन करना चाहिए। बिल्कुल ही आसान है। एक कुशल अध्यापक को कक्षा में जाने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? शिक्षण के लिए तैयार होने के लिए शिक्षण योजना बनानी चाहिए। क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम शिक्षण योजना बनानी चाहिए, और आवश्यक हो तो लेखन, श्रवण आदि भी करना चाहिए, और इसके पश्चात अध्यापन कराना चाहिए। तो ये रहेगा जो तीसरा वाला दिया है सही उत्तर। सर्वप्रथम शिक्षण योजना बनानी चाहिए उसे। आगे चलते हैं। अध्यापक छात्रों की प्रगति कैसे एवं किस प्रकार जान सकता है? अध्यापक छात्रों की प्रगति कैसे और किस प्रकार जान सकता है? पहला ऑप्शन दिया है समय समय पर छात्रों की परीक्षा लेकर, छात्रों की प्रशंसा सुनकर, प्रतिदिन परीक्षा लेकर, या फिर पाठ्यक्रम पूर्ण करके। तो क्या रहेगा सही उत्तर? अध्यापक छात्रों की प्रगति कैसे व किस प्रकार जान सकता है। तो सही रहेगा ये पहला वाला ही। मतलब कि छात्रों के पठन पाठन की स्थिति जानने के लिए अध्यापक को समय समय पर उनकी परीक्षा लेते रहने चाहिए। इससे क्या होगा कि उनमें प्रतिस्पर्धा भी होगी और उनके प्रगति की भी जानकारी अपन को मिलती रहेगी। आगे दिया हुआ है सस्वर पठन आवश्यक है। तो सस्वर पठन आवश्यक क्यों है? शुद्ध उच्चारण के लिए आवश्यक है पहला, भाषा ग्रहण के लिए आवश्यक है, या फिर काठिन्य निवारण के लिए आवश्यक है, या बोध प्रश्न के लिए आवश्यक है। तो सस्वर पाठन की चर्चा चल रही है, क्यों आवश्यक है? तो सही क्या रहेगा? बी वाला, भाषा ग्रहण के लिए आवश्यक है ये। मतलब कि सस्वर पठन से ही हम लेखक के विचारों से पूर्णतया अवगत हो पाएंगे, और भाषा के माध्यम से लेखक की क्या अभिव्यक्ति है यह भी हम समझ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। तो किससे विकास होता है? अनुकरण विधि से विकास होता है, ध्वनि साम्य विधि से विकास होता है, सुनो और बोलो विधि से विकास होता है, या फिर स्वरोच्चार विधि से विकास होता है। क्या कह रहे हैं फिर से एक बार समझ लेते हैं कि संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। किससे होता है? तो सही क्या रहेगा? सुनो और बोलो विधि से होता है। मतलब कि संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का वाचन हम तभी कर सकते हैं जब हम पहले उसका श्रवण किए हों, और श्रवणोच्चारण के द्वारा ही व्याकरण सम्मत संस्कृत प्रयोग करेंगे। इस प्रकार जो विकल्प में सुनो और बोलो विधि दी हुई है यही उपर्युक्त विधि है। तो ये जो थर्ड विकल्प होगा यही रहेगा इसका सही उत्तर, सुनो और बोलो विधि। आगे दिया हुआ है बालकों के मस्तिष्क पर बिजली की तरह सीधा प्रभाव डालने वाली अधिगम सामग्री है। तो कौन सी वो अधिगम सामग्री है जो बालकों के मस्तिष्क पर सीधे प्रभाव डालती है? ऑप्शन पहला दिया है फ्लैश कार्ड, दूसरा दिया है लिंग्वा फोन, तीसरा दिया है टैप रिकॉर्डर, और चौथा दिया है रेडियो। तो सही क्या रहेगा? जो पहला वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही उत्तर, क्योंकि जो फ्लैश कार्ड है एक दृश्य उपकरण है, और इसको देखते ही बालक का मस्तिष्क तुरंत काम करने लगता है। इस प्रकार यह मस्तिष्क पर बिना किसी व्यवधान के सीधा प्रभाव डालता है। जबकि जो लिंग्वा फोन दिया हुआ है, टैप रिकॉर्डर दिया हुआ है और रेडियो दिया है, ये श्रव्य उपकरण हैं, और यह कान के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुँचते हैं, और यह भी प्रभावशाली होते हैं, किंतु जो दृश्य उपकरणों की अपेक्षा ये कम प्रभावशाली हैं। तो सही क्या रहेगा? ये वाला जो पहला दिया है फ्लैश कार्ड, यही होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न दिया है विश्व में सर्वाधिक परिष्कृत, परिनिष्ठित एवं सुनिश्चित उच्चारण विधान किस भाषा का है?
तो कौन सी भाषा है वो? हिंदी भाषा ऑप्शन में दिया है, अंग्रेजी भाषा दिया हुआ है, अरबी दिया हुआ है और संस्कृत दिया हुआ है। तो कौन सी भाषा है ऐसी जो परिष्कृत भी हो, परिनिष्ठित भी हो और सुनिश्चित उच्चारण विधान भी हो जिसका? तो सही उत्तर रहेगा अपना संस्कृत। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो परिष्कृत भी है, परिनिष्ठित भी है और सुनिश्चित उच्चारण विधान भी इसका है। और संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। वेद कहें, साहित्य हो, दर्शन हो आदि, इन सब की दृष्टि से संस्कृत महत्वपूर्ण है और इसका जो उच्चारण विधान है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, भाषा कौशल का अंतिम सोपान है। भाषा कौशल का अंतिम सोपान कौन सा है? ऑप्शन पहला दिया है पठन, दूसरा दिया है लेखन, तीसरा दिया है श्रवण और चौथा दिया है भाषण। तो भाषा कौशल का अंतिम सोपान आपको यहाँ पर बताना है, अंतिम लास्ट वाला। आपने पढ़ा भी है श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। तो सही क्या रहेगा? तो बी यहाँ पर जो दिया हुआ है लेखन, ये रहेगा सही, क्योंकि भाषा कौशल में सर्वप्रथम बालक अपनी शैशव अवस्था में सुनता है, सुनना सीखता है पहले, उसके बाद में वो फिर बोलता है। पहले सुनता है, उसके बाद में बोलता है, बोलने के बाद जो तथ्य हैं उसके बाद में उनको पढ़ता है। तो पढ़ने के बाद में क्या करता है? जो अंतिम सोपान के रूप में है उसको फिर लिखता है उसको। तो लास्ट वाला जो सोपान है ये लिखना कहा जाता है, अंतिम वाला सोपान। तो यही रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बालक को श्रवण कौशल में प्रवीण बनाने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है बालकों को या फिर बालक को श्रवण कौशल में प्रवीण बनाने के लिए आवश्यक? पहला ऑप्शन दिया है कक्षा का वातावरण भय एवं आतंक मुक्त हो, बिल्कुल ठीक है। श्रवणीय सामग्री बालकों के स्तर के अनुरूप प्रसंगानुकूल और रोचक हो, दूसरा ऑप्शन। श्रवणीय सामग्री आवश्यकतानुसार हो या फिर आवश्यकतानुसार तो ना कहें, क्या दिया है? आवश्यकता से अधिक हो दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। टैप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन आदि का आश्रय ना लेकर श्रवण कौशल का अभ्यास कराया जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये भयमुक्त हो, ये ठीक है, लेकिन ज़्यादा सही जो है ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन सही रहेगा। श्रवणीय सामग्री बालकों के स्तर के अनुरूप हो, प्रसंगानुकूल हो और रोचक हो, तो बालकों का मन भी लगेगा और जो श्रवण कौशल है उसका विकास भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो यही रहेगा सही, बी ऑप्शन वाला। चलिए आगे। छात्र पाठ्य पुस्तक में गद्यांश या पद्यांश को देखकर उसकी अपनी उत्तर पुस्तिका में हूबहू नकल करते हैं। क्या कह रहे हैं कि छात्र पाठ्य पुस्तक में गद्यांश और पद्यांश को देखकर उसी गद्यांश और पद्यांश की क्या करते हैं? उत्तर पुस्तिका में हूबहू नकल करते हैं। तो ये नकल करना क्या है ये आपको बताना है। इसे क्या श्रुतलेख कहेंगे? पहला ऑप्शन दिया है, या फिर सुलेख कहेंगे या प्रतिलेख कहेंगे या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? तो जो सी दिया हुआ है तीसरा वाला, ये प्रतिलेख कहेंगे इसको। मतलब कि श्रुतलेख वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक कोई लेख बोलता है। क्या कह रहे हैं? श्रुतलेख वो है जिसमें अध्यापक कोई लेख बोलता है और छात्र उसे सुनकर लिखते हैं। और जो सुलेख है तो सुलेख में लेखन कौशल के विकास में ये सहायक होता है और इसमें एक ही बात को बार बार लिखा जाता है। जबकि जो प्रतिलेख है, जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिलेख, तो प्रतिलेख का अर्थ होता है कि पाठ्य पुस्तक को देखकर और उसमें से हूबहू अपनी उत्तर पुस्तिका में नकल करके लिखना, ये होता है प्रतिलेख। तो यही अपना सही उत्तर होगा जिसमें हूबहू उत्तर पुस्तिका में लिखा जा रहा है नकल करके। तो यही रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है उत्तम पाठक का गुण माना जाता है। उत्तम पाठक का गुण क्या माना जाता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है स्वर रहित पठन। पहला, उत्तम पाठक का गुण स्वर रहित पठन। दूसरा, अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, दूसरा दिया हुआ है। तीसरा, विषम बलाघात, यहां पर बलाघात कर लें, टाइपिंग मिस्टेक है, बलाघात, तो विषम बलाघात। चौथा दिया है वर्णों को मिलाकर या फिर मिलाकर अस्पष्ट पढ़ना। तो उत्तम पाठक का गुण पूछा है तो ये तो गलत हो जाएगा। बलाघात विषम है, ये भी गलत हो जाएगा।
अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, हाँ ये ठीक है। स्वर रहित भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने उत्तम पाठक के और अधम पाठक के गुण पढ़े होंगे, इसके पहले मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग वो वीडियो देखें तो उससे आपको स्पष्ट होगा कि कौन कौन से गुण हैं। तो सही क्या रहेगा, ये वाला जो दिया हुआ है बी, क्योंकि उत्तम पाठक के द्वारा अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति की जाती है, जबकि स्वर रहित पठन, विषम बलाघात और वर्णों को मिला मिलाकर अस्पष्ट पढ़ना, ये तो अधम पाठक के दोष हैं। तो बी रहेगा सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है बालक के उच्चारण दोष का कारण नहीं है। बालक के उच्चारण दोष का कारण नहीं है, क्या नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है बोली की भिन्नता, दूसरा दिया है शारीरिक विकृति, तीसरा दिया है ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का सम्यक ज्ञान, या फिर उच्चारण अभ्यास का अभाव। तो बालक के उच्चारण दोष का कारण नहीं है, क्या नहीं है? सही क्या रहेगा उत्तर? तो जो सी दिया हुआ है ये होगा सही। क्यों होगा? क्योंकि जो पहला ऑप्शन दिया है इसमें बोली की भिन्नता का अर्थ है, मतलब कि ये कहें कि अन्य भाषा के जानकार से अन्य भाषा का उच्चारण करवाना, जैसे कि हिंदी भाषा वाले से अपन अंग्रेजी भाषा का उच्चारण करवा रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। आगे बी ऑप्शन दिया है शारीरिक विकृति, तो जैसे कि मुख की विकृति या फिर जिह्वा किसी की कट जाने पर या फिर कुछ भी हो जाने पर उच्चारण दोष हो सकता है, तो ये भी यहाँ पर ठीक नहीं है। अब दिया हुआ है जो थर्ड दिया है, चौथा वाला दिया है उच्चारण अभ्यास का अभाव, तो उच्चारण अभ्यास का अभाव होने पर भी व्यक्ति कभी कभी अशुद्ध उच्चारण करता है, जबकि जो तीसरा दिया है ये वाला ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का सम्यक ज्ञान अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है। तो जो तीसरा वाला अपना था यही है सबसे ज़्यादा सटीक और सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा शिक्षण की अभिनव विधि है। भाषा शिक्षण की अभिनव विधि किसे कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन पहला दिया है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा दिया है भाषा प्रयोगशाला विधि, तीसरा दिया है हरवटीय शिक्षण विधि और चौथा दिया है व्याख्या विधि। तो भाषा शिक्षण की अभिनव विधि के बारे में पूछा है यहाँ पर, क्या रहेगा सही? तो जो भाषा प्रयोगशाला विधि है ये भाषा शिक्षण की अभिनव विधि है, और भाषा शिक्षण की अभिनव विधि भाषा प्रयोगशाला विधि है, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला एक नेटवर्क अनुप्रयोग है जो मूल भाषा कौशल की पद्धति को विकसित करता है, और यह कंप्यूटरीकृत वातावरण में सीखने की पद्धति के माध्यम से भाषा में महारत हासिल करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है। तो जो अभिनव भाषा शिक्षण की अभिनव विधि है वो ये भाषा प्रयोगशाला विधि, दूसरा वाला रहेगा सही। आगे दिया हुआ है वाद विवाद प्रतियोगिता अधोलिखित में से किस कौशल के विकास में सहायक है? तो वाद विवाद से कौन से कौशल का विकास होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बिल्कुल दिख ही रहा है, स्पष्ट भाषण कौशल का विकास होता है, क्योंकि वाद विवाद के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान होता है, पक्ष विपक्ष की बातें सुनने से और बोलने से, तो सब कुछ से भाषण ही होगा। मतलब वहाँ पर जो वाद विवाद चलेगा तो वहाँ पर बोलना ही रहेगा, पक्ष वाले कुछ बोलेंगे विपक्ष वाले कुछ बोलेंगे, तो अधिकतर जो है भाषण कौशल का वहाँ पर विकास होता है और इससे बोलने की कला भी विकसित होती है, ये कहा जाता है। तो सही रहेगा भाषण कौशल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रुत लेखन के समय अध्यापक द्वारा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो श्रुत लेखन के समय अध्यापक के द्वारा कौन सी बातें ऐसी है जो ध्यान रखने योग्य हों? ऑप्शन पहला है शुद्ध, स्पष्ट तथा जोर देकर वाचन किया जाए। तो क्या ये ठीक है? शुद्ध हो बिल्कुल ठीक है, स्पष्ट हो लेकिन जोर देकर वाचन किया जाए, पहला। हाँ देख लेते हैं आगे और ऑप्शन। श्रुत लेखांश बोलने की गति तीव्र हो, तो गति तीव्र तो ना हो, ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला थोड़ा ठीक है। अध्यापक अपने वाचन प्रवाह में बदलाव लाता रहे, तो वाचन प्रवाह में भी बदलाव ना लाए, उससे भी बच्चे विचलित होंगे। प्रत्येक वाक्य को बोलते समय विराम चिन्हों का ध्यान ना रखा जाए, तो ये भी ध्यान तो रखना पड़ेगा, ये भी गलत है। तो पहला वाला ही रहेगा ज़्यादा सटीक।
शुद्ध, स्पष्ट तथा जोर देकर वाचन किया जाए जिससे क्लास के सभी बच्चे सुने भी और शुद्ध भी सुने। तो यही रहेगा सही, जो पहला वाला दिया हुआ है यही होगा अपना सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। क्या कह रहे हैं? शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। तो कौन सा मूल्यांकन होता है जो शिक्षण कार्य में किया जाता है? ऑप्शन पहला दिया है केवल आंतरिक मूल्यांकन। तो क्या केवल आंतरिक मूल्यांकन होता है? दूसरा दिया हुआ है बाह्य मूल्यांकन। तो क्या बाह्य मूल्यांकन होता है शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन? या फिर आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, आंतरिक मूल्यांकन भी होगा और बाह्य मूल्यांकन भी होगा, दोनों। या फिर आगे दिया है अप्रत्यक्ष मूल्यांकन। तो क्या अप्रत्यक्ष मूल्यांकन होगा? कौन सा मूल्यांकन रहेगा बताना है आपको। तो जो सी दिया हुआ है यही रहेगा सही उत्तर, क्योंकि शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन केवल आंतरिक या बाह्य मूल्यांकन न होकर आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का संयुक्त रूप से होता है। जबकि जो यहाँ पर अप्रत्यक्ष दिया है ये एक एकागी मूल्यांकन है, ये अलग है। मतलब कि अप्रत्यक्ष मूल्यांकन भी एक मूल्यांकन होता है, लेकिन जो ये दिया हुआ है ये सही है, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से मूल्यांकन होता है। तो यही रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित होता है? देखिए, संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित होता है? तो पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति पर, दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक पद्धति पर, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया है अवैज्ञानिक पद्धति पर। तीसरा कौन सा है? अवैज्ञानिक पद्धति पर, या फिर इनमें से सभी, इनमें से सभी दिया हो, या फिर ये सभी देना चाहिए था, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित होता है आपको बताना है। जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मनोवैज्ञानिक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित होता है, क्योंकि महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं ये संस्कृत वर्णों का क्रम निर्धारण करने वाले हैं और ये मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं। व्याकरण शास्त्र को अच्छी तरह से अल्पकाल में समझने के लिए वैज्ञानिक विधि यह है कि संज्ञाओं, प्रत्याहारों तथा अन्य जो पूर्व लिखित साधन हैं उनका सम्यक ज्ञान कर लें। तो मनोवैज्ञानिक ही हैं ये सारे के सारे। संस्कृत वर्णों का जो क्रम है महर्षि पाणिनि जी के द्वारा दिया हुआ है, ये मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। आगे चलते हैं। 17वां दिया हुआ है किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं। तो बताना है आपको किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण पहले प्रस्तुत किए जाएं और उसके बाद में नियम बताए जाएं। तो क्या रहेगा सही उत्तर? आगमन से निगमन की ओर। तो ये आप लोग भी बता सकते हैं, बिल्कुल से आसान है ये। तो पहले उदाहरण दिए जा रहे हैं, बाद में नियम दिए जा रहे हैं, तो इसमें उत्तर बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को उससे वैसे ही बन जाएगा। आगे, लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेखन शिक्षण पढ़ा होगा, और लेखन शिक्षण में प्रतिलेख होता है एक। तो प्रतिलेख से क्या तात्पर्य है? पुस्तक से कुछ अंश को देख करके लिखना, क्या ये प्रतिलेख है? पुस्तक के कुछ अंश हैं उनको अपन ने लिख लिया, क्या इसे प्रतिलेख के अंतर्गत लेंगे? या फिर दूसरा दिया हुआ है अध्यापक बोलता है छात्र लिखता है, क्या ये प्रतिलेख है? एक छात्र बोलता है अन्य छात्र लिखते हैं, क्या ये तीसरा वाला दिया है? चौथा, स्मरण के आधार पर लिखना, क्या ये सही होगा? तो क्या रहेगा सही उत्तर? बताना है आपको। जो पहला वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही। पुस्तक के कुछ अंश देख करके लिखना ये होता है प्रतिलेख, प्रतिलेख कहते हैं इसे। अध्यापन कौशल की जो विशेषताएं हैं उनके अंतर्गत ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, तो आप लोग वो पढ़ लें। आगे, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? पहला रेडियो दिया है, दूसरा चार्ट दिया है, तीसरा श्यामपट्ट दिया है और चौथा ग्रामोफोन दिया है। बिल्कुल से आसान है। कक्षा शिक्षण में रेडियो, ग्रामोफोन या चार्ट की अपेक्षा जो श्यामपट्ट है ये तीसरा दिया है, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक सामग्री है। प्रत्येक कक्षा में इसकी आवश्यकता होती है और सबसे ज़्यादा आवश्यक सामग्री है। अगला और अंतिम प्रश्न है, शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है।
शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपको बताना है। छात्र की पारिवारिक आय की जांच करने के लिए होती है क्या? दूसरा दिया है स्वास्थ्य परीक्षण के लिए होती है, या फिर छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए होती है, या छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करने के लिए होती है। तो जो नैदानिक परीक्षण होता है, या ये कहें कि आप लोगों ने उपचारात्मक और निदानात्मक दो सुने होंगे, वही है बिल्कुल ये। तो जो थर्ड ऑप्शन रहेगा, थर्ड वाला, ये रहेगा सही। मतलब कि छात्रों की जो विषयगत कमजोरियां हैं उनको जानने के लिए किया जाता है। मतलब कि व्यक्ति में किस प्रकार की असामान्यता, अयोग्यता, अक्षमता या फिर ये कहें कि व्यतिक्रम या व्याधि है, तो उसकी पहचान करना और फिर उसका निदान करना ही नैदानिक परीक्षण है। तो उपरोक्त जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें से जो सी दिया है यही रहेगा अपना सही उत्तर। और नैदानिक परीक्षण और ये कहें कि दोनों प्रकार के परीक्षण, उपचारात्मक और निदानात्मक, तो इन दोनों परीक्षणों से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है नैदानिक परीक्षण, तो नैदानिक परीक्षण रहेगा यहाँ पर अपना सही उत्तर। मतलब कि पहचान करना, जानना। तो नैदानिक परीक्षण में तो जानना होता है, और जब उसका उपचार कर दिया जाए तो फिर वो उपचारात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो यही है ये कहें नैदानिक परीक्षण, मतलब कि छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानना। तो ये हो गया नैदानिक, और उनका निदान करना, उनको दूर करना, वो हो जाएगा उपचारात्मक परीक्षण। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आगे पुनः इसी प्रकार से अन्य वीडियो में और भी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, और आपने यदि अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुंच जाएं। और आपको वर्ग 3 की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई है, तो आप वहां पर जा करके और सारे वीडियोस देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।